हेलो हाय, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आपका अपने चैनल माय एजुकेशन अड्डा में बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे और अपने एग्जाम की बहुत ही बेहतरीन ढंग से तैयारी कर रहे होंगे। मैं ललिता कौशिक एक बार फिर आपका अपने चैनल माय एजुकेशन अड्डा में स्वागत करती हूँ। कैसे हो आप लोग? ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे आपका महामैराथन क्लास के हिसाब से आपकी जो ईवीएस है वो कंप्लीट होती जा रही है। ठीक है, जितनी भी ईवीएस रह गई है आपकी उसको भी हम महामैराथन क्लास के हिसाब से ही करेंगे। तो आप सारे टॉपिक्स आपके कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बता दूं, आज हम सबसे पहले हम कहाँ पर आवासों के बारे में पढ़ चुके हैं कि कहाँ पर कैसे घर बनाए जाते हैं। आपके सभी आवासों के बारे में हम पढ़ चुके हैं आपके पहले स्तर से ही। ठीक है, यानी कि हमने राजस्थान के घर देखे कि राजस्थान में कैसे घर बनाए जाते हैं। हमने देन असम के घर देखे कि वहाँ पे कैसे घर बनाए जाते हैं। हमने लद्दाख के घर देखे। ठीक है, हमने सारे घर देखे कि कहाँ पे कैसे घर बनाए जाते हैं, लोगों का आवास कैसा है, लोग कैसे अपना जीवन व्यतीत करते हैं, कैसे कैसे सब्जियों को सुखाकर लद्दाख में खाया जाता है सर्दियों में। ऐसे सब कुछ हमने पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे कौन सी जगह कैसे पेड़ पाए जाते हैं और जो आपके पेड़ हैं राजस्थान में कैसे सरवाइव करते हैं, यानी कि जहाँ पर मरुस्थल होता है वहाँ पे कैसे सरवाइव करते हैं। ये सब कुछ आज हम इस क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, पेड़ नहीं, नॉर्मल पेड़ है, जितना होगा कितना 10 से 12 फीट तक का ये पेड़, ये जो राजस्थानी ओक है आपका कितना बड़ा होगा? 10 से 12 फीट का होगा। ठीक है, तो आज इसके बारे में हम पढ़ते हैं, राजस्थानी ओक के बारे में। इसे थोड़ा छोटा कर देती हूँ। हाँ जी, तो ये एक राजस्थानी ओक है। यह एक आकर्षक मध्यम आकार धीमी गति से बढ़ने वाला पेड़ है जो ऑस्ट्रेलिया के शुष्क रेगिस्तानी क्षेत्र में पाया जाता है। तो राजस्थानी ओक आपका जो है पाया कहाँ जाता है? आपका जो ऑस्ट्रेलिया के क्षेत्र होते हैं, यानी कि जहाँ पर पानी की कमी हो, उन क्षेत्रों में यह पाया जाता है। इसकी इसमें जो पत्तियां होती हैं वो बहुत ही कम होती हैं। पत्तियां कम क्यों होती हैं? जिससे कि जो पेड़ होती है उनसे वाष्पोत्सर्जन, यानी कि जो सूर्य के द्वारा ऊष्मा ऊपर ली जाती है पानी के रूप में, ठीक है, ऊष्मा के रूप में, ठीक है, तो वो पत्तियों के माध्यम से कम हो। ठीक है, तो पत्तियों के माध्यम से ये कम होता है, इसलिए पत्तियां कम होती हैं। यह लगभग 10 से 15 फीट तक लंबा होता है। इसकी जड़ें एक तने की, जो उसका तना होता है उसकी 30 गुना लंबी होती है। ठीक है, ये कितना होता है? 10 से 15 फीट तक क्या होता है? ये लंबा होता है। ठीक है, और ये जो इसकी जड़ें होती हैं, जो इसका तना होता है, उससे 30 फीट यानी कि 30 गुनी अंदर तक लंबी जाती है राजस्थानी ओक जो पेड़ होता है। देन उसके बाद ये जड़ें वह पानी तक ना पहुंच जाए। ठीक है, जैसे ही वो पानी तक पहुंच तो जो इसकी जड़ें होती हैं वो पानी को लेकर इसके तने में जमा करती रहती हैं। ठीक है, इस पानी को पीने के लिए स्थानीय लोग पेड़ में तने की एक पतली पाइप लगाते हैं, यानी कि जो पेड़ का तना होता है उसमें एक पतली सी पाइप लगा देते हैं। यहाँ के लोग जो होते हैं, यानी कि यहाँ के जो स्थानीय लोग होते हैं, यहाँ पर जो निवास करते हैं लोग, वहां पर ये एक पतली पाइप का यूज करके पानी को ले लेते हैं उसमें से। तो ये राजस्थानी ओक पेड़ का आपका काम हुआ। एक बार फिर मैं आपको बता देती हूँ, यह आकर्षक होता है, मध्यम आकार का होता है, धीमी गति से बढ़ने वाला पेड़ होता है। यह शुष्क रेगिस्तानी क्षेत्र में पाया जाता है। ठीक है, यह इसमें पत्तियां होती हैं वो बहुत कम होती है, और यह जो ये होता है ये 10 से 15 फीट तक लंबा होता है। इसकी जड़ें इसके तने की 30 गुना लंबी होती है। ठीक है, इसकी जड़ें पानी तक जब तक गहराई तक जाती रहती हैं, जब तक ये जड़ होती है इसकी जमीन में, तब तक जाती रहेंगी, जब तक जाती रहेंगी जब तक कि यह पानी तक ना पहुंच जाए। और ये अपने पानी को क्या करती हैं? जड़ें जो होती हैं, जैसे कि ऊंट नहीं होता, आपने देखा होगा, ऊंट भी जो रेगिस्तान में ऊंट होता है वो भी अपने खाने को क्या है, कुबड़ में जमा कर लेता है। ऐसे इसकी जड़ें क्या है, अपने पानी को अपने तने में जमा कर लेती है। और यहाँ के जो स्थानीय लोग होते हैं पाइप से पानी को निकाल कर तने में से यूज कर लेते हैं। उसके आगे पढ़ेंगे हम घटपर्णी नेफेंथिस, या पिचर पादप भी कह सकते हैं इसको। ठीक है, तो इसका नाम क्या क्या हुआ आपका? ये आपको दिख रहा होगा, इसका मुंह खुला हुआ है। ये क्या करता है भैया? जो भी छोटा जीव आता है, जैसे कि चूहा हुआ, ठीक है, या कोई भी ऐसा जिसमें नाइट्रोजन हो, जिस जीव में, जिसके माध्यम से ये नाइट्रोजन की पूर्ति कर सके, उनको यह क्या है, खींच कर, यानी कि अपने इस बॉक्स में बंद करके खा जाता है। ठीक है, तो इसे एक मांसाहारी पौधा भी कह सकते हैं। कैसा पौधा कह सकते हैं इसको? मांसाहारी पौधा। तो नेपेंथिस घटपर्णी पिचर पादप।
हाँ जी, शिकारी पौधे, ये आपकी एनसीईआरटी से लिया गया है। एनसीईआरटी की आपकी जो चौथी पांचवी की जो बुक होती है उनमें से भी इसमें से बहुत सारा इंक्लूड किया गया है, जिससे कि आपके सीटेट एग्जाम में एक भी प्रश्न यहाँ से ना छूटे। ठीक है, तो शिकारी पौधे, कुछ ऐसे पौधे भी होते हैं जो चूहे, मेंढकों, कीड़े मकोड़े, छोटी जीवों का शिकार करते हैं। इनमें नेपिंथिस सबसे ज़्यादा मशहूर है। यानी कि कैसे पौधे, ऐसे पौधे जो अपने खाने के लिए दूसरे जीवों का भी शिकार कर लेते हैं। ठीक है, इनको कैसे कहते हैं? शिकारी पौधा कहते हैं। इसमें जो नेपिंथिस होता है वो बहुत ही मशहूर है। यह ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है। कहाँ कहाँ पर पाया जाता है ये? ऑस्ट्रेलिया में भी पाया जाता है, इंडोनेशिया में भी पाया जाता है और भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है। इसका आकार लंबे घड़े जैसा होता है। ठीक है, जिसके ऊपर पत्ती का ढक्कन लगा होता है। घड़े में खास जो घड़ा होता है उसमें खास खुशबू निकलती है, जिसकी वजह से कीड़े मकोड़े इसकी तरफ, ठीक है, पौधों के ऊपर पहुंचते ही कीड़े को अंदर फंसा लेते हैं और बाहर निकलते ही ये क्या करता है, इसको ये बाहर नहीं निकल पाते। ठीक है, जब पौधे के ऊपर ये कीड़ा है, इसका ढक्कन सा खुला, एक बहुत ही क्या थी इसमें से, बहुत ही सुंदर सी क्या हुई, इसमें एक खुशबू निकली इसमें से। ठीक है, यहाँ पे कीड़ा क्या है, इस खुशबू को सूंघकर पहुंच गया और इसको इसने क्या है, इसने एक ढक्कन सा खोल दिया और इसमें क्या करता है, वो इसको बंद कर लेता है। जैसे ही इसके पास कोई भी कीड़ा मकोड़ा पहुंचता है, इसको ये बंद कर लेता है। फिर क्या है, ये बाहर नहीं निकल पाता, ये एक चतुराई से वह, ठीक है, ये पौधे भी शिकार करते हैं और वो भी बहुत चतुराई से, यानी कि बहुत अच्छी खुशबू निकालेगा। पहले तो आवाज़, बहुत अच्छी खुशबू निकाली इसने बड़ी चतुराई से। ठीक है, कीड़ा जैसे ही इसके पास पहुंचा उसको ये खा गया, इसने अपना शिकार इसको बना लिया। ठीक है, इसके बारे में यहाँ देख लेंगे। ये एनसीईआरटी के बुक से लिया गया था, क्योंकि अक्सर आपको मैं बता दूं, एनसीईआरटी की जो आपकी फर्स्ट से लेकर फिफ्थ तक बुक होती हैं आपकी सी टेट में, अक्सर उसमें से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। इसलिए मैंने क्या है, इसमें एनसीईआरटी की बुक से भी इंक्लूड किया है आपका। ठीक है, तो आप देख लेंगे इसमें, यह मांसाहारी और कीटभक्षी पादप का एक उदाहरण है। कौन सा? आपका नेपिंथिस। ठीक है, या इसको पिचर प्लांट भी कहते हैं। यह अपने गड्ढे के जाल में कीड़े, मेंढक, चूहों को फंसाता है। ठीक है, इसके घड़े के समान दिखाई देने वाली संरचना वास्तव में उसकी पत्ती का रूपांतरित भाग कीड़ों, यह एक अच्छी गंध पैदा करता है। यानी कि क्या करता है, एक अच्छी, और जो कीड़े मकोड़े हैं उनको यह फंसा के बड़ी ही चतुराई से खा जाएगा। आमतौर पर यह इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और भारत के मेघालय में पाया जाता है। कहाँ कहाँ पर? इंडोनेशिया में पाया जाएगा, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाएगा और भारत के मेघालय में। ठीक है, उपस्थिति के कारण, जी, क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण पौधा प्रकाश संश्लेषण करने में सक्षम है, लेकिन नाइट्रोजन की कमी को दूर करने के लिए यह कीड़े खाते हैं। जैसे कि पिक्चर प्लांट हुआ, वीनस फ्लाई ट्रैप हुआ, एक हुआ कोबरा लिली, ठीक है, एक हुआ आपका वाटर वाल्ट, ठीक है, तो ये सारे, ठीक है, एक होगा ड्रोसेरा कैंपेसिस, ठीक है, इसे सनड्यू भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? सनड्यू। क्यों खाते हैं ये? क्योंकि इनमें नाइट्रोजन की कमी होती है, इसलिए यह क्या है, कीड़े मकोड़े को फांस कर खा जाते हैं। उसके बाद देखते हैं खेजड़ी। तो हमने राजस्थानी औक पढ़ा, उसके बाद क्या हुआ, हमने नेपेंथिस पढ़ा, देन उसके बाद हम पढ़ेंगे खेजड़ी। खेजड़ी पेड़ राजस्थान में पाए जाते हैं। तो खेजड़ी पेड़ कहाँ पे पाए जाते हैं? हमारे इंडिया में ही, राजस्थान में यह पाए जाते हैं। यह वृक्ष मुख्यतः रेगिस्तानी क्षेत्र में पाया जाता है। इसे अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती। जो खिजड़ी प्लांट होता है उसको अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, समृद्ध प्रोटीन स्रोत के रूप में खाया जाता है। जो इसके फल प्रोटीन्स बहुत होती है, इसलिए उन्हें एक समृद्ध प्रोटीन के रूप में खाया जाता है। ठीक है, जो पेड़ है इसकी छाल का उपयोग जो है औषधि के रूप में भी किया जाता है। जो ये पेड़ होता है आपका राजस्थानी औक होता है, सॉरी आपका खेजड़ी होता है, इसकी जो छाल का उपयोग होता है वो भी क्या है, औषधि के रूप में होता है।
कीड़े इसकी लकड़ी को नुकसान नहीं पहुंचा सकते, जो कीड़ा होता है इसकी लकड़ी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता, ठीक है। यह छायादार वृक्ष है, इसकी छाया में बच्चे खेलना पसंद करते हैं, ठीक है। देखिए ये कई बार आया है, थॉट के रूप में आता है, कई सारे पॉइंट दे देता है कि बताइए खिजड़ी प्लांट के बारे में आपका कौन सा सही है, ठीक है। तो कंफ्यूज मत हो जाना कि राजस्थानी ओक है भैया, राजस्थानी नाम आ गया तो राजस्थान में लगा देते हैं कि तो राजस्थान में पाया जाता होगा। नहीं जी, राजस्थानी ओक तो कहाँ पर पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया के शुष्क स्थानों पर पाया जाता है। लेकिन आपका खिजड़ी होता है यह कहाँ पे पाया जाता है, ये पाया जाता है आपका राजस्थान में, ठीक है। और ये क्या है, रेगिस्तानी क्षेत्र में पाया जाता है, इसके अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती। देन उसके बाद इसकी फलों के समृद्ध प्रोटीन का स्रोत के रूप में खाया जा सकता है। पेड़ की छाल का उपयोग औषधि के रूप में किया जा सकता है, ठीक है। जो कीड़े इसकी लकड़ी को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। यह छायादार वृक्ष है जिसकी छाया में बच्चे खेलना पसंद करते हैं। ओके, देन उसके बाद पढ़ते हैं बरगद। बरगद के बारे में, ये बरगद का पेड़ है, आप देख लिया होगा आपने, ठीक है। ये बरगद का पेड़ बहुत ही विशालकाय होता है, अक्सर हमारे यहाँ भी देखने को मिल जाता है ये आपका, ठीक है। और क्या है आपका, ये अक्सर हमारे यहाँ भी देखने को मिल जाता है। और इसकी जो लकड़ियाँ होती हैं वो इसकी पेड़ से नीचे लटकी हुई रहती हैं। हाँ जी, ये पेड़ से जो नीचे लटकी हुई है ये क्या है, इसकी जड़ें होती हैं। कैसी जड़ें होती हैं, इसकी पेड़ से लटकी हुई जड़ें होती हैं इसकी। और ये पेड़ जो होता है ये कम से कम, बरगद का पेड़ 200 साल तक जीवित रह सकता है, यानी कि इसका जीवन काल कितना होता है, कम से कम 200 ईयर, ठीक है। पुराने बरगद के पेड़ों की लटकी हुई शाखाएं वास्तव में पेड़ की जड़ें ही होती हैं, यानी कि जो इससे शाखाएं लटकी रहती हैं नीचे की तरफ, ये क्या होती हैं, ये इसकी जड़ें होती हैं, ठीक है। ये शाखाओं से नीचे बढ़ती है जब तक कि वे जमीन तक नहीं पहुंच जाती, यानी कि जो लटकी हुई होती है ये शाखाएं वास्तव में क्या होती हैं, इस पेड़ की जड़ होती हैं। और ये तब तक नीचे आती रहती हैं जब तक ये क्या है, जमीन तक ना पहुंच जाए। देखिए देख पा रहे होंगे ये तब तक नीचे आती, ओके। खंबे की तरह होती है जो पेड़ को मजबूती से सहारा प्रदान करती हैं, ठीक है। बरगद के पेड़ की जो जड़ें होती हैं वो जमीन के नीचे होती हैं, जैसे दूसरे पेड़ों की होती है। पेड़ ऐसे शाखाओं से लटकेंगी, जो बरगद का पेड़ होता है उसके नीचे होती है और शाखाओं से भी जड़ लटकती रहती है। जैसे कि दूसरे पेड़ों में जड़ें होती है, इस तरह का सहारा प्रदान करती है, यानी कि उनको सहारा प्रदान करने का वर्क होता है ना जड़ों का, ऐसे ही बरगद के पेड़ को भी करती है। लेकिन वह दूसरे पेड़ों की तरह नहीं होती, यानी कि दूसरे पेड़ों की तरह उसमें शाखाओं से भी जड़ें निकल आती है, लेकिन दूसरे पेड़ों की तरह उसके नीचे भी जड़ें होती हैं। इसकी पत्ती छाल बीजों में दस्त, मधुमेह, मूत्र विकार जैसी बीमारियों के इलाज के लिए औषधि का महत्व है। यानी कि जो इसकी पत्तियां होती है ना, वो क्या है, उसकी पत्तियां और जो छाल होती है, बीजों में क्या होता है, बीजों में दस्त, मधुमेह, मूत्र विकार जैसी बीमारियों का इलाज भी इससे हो जाता है। जो बरगद पेड़ की पत्तियां होती हैं इसको औषधि के रूप में भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद पढ़ेंगे क्रोटन प्लांट, ठीक है। ये क्रोटन क्या होता है, इसको क्या है, कभी कभी जो किसान होते हैं, जैसे किसान है, अब उन्होंने कोई फसल बोई अपनी, उन्होंने क्या किया, अपनी फसल के साथ इसको भी बो दिया, एक दो पेड़ इसका भी डाल दिया, ठीक है। ये जो क्रोटन प्लांट, क्रोटन पौधे जमीन को बता देते हैं, यानी सिग्नल दे देते हैं। क्रोटन पौधे की जो जड़ जमीन में ज्यादा गहरी नहीं जाती। जब मिट्टी सूखने लगती है तो इस पौधे की पत्तियां सूखने लगती हैं और झड़ने लगती हैं, जिससे मिट्टी का पता चल जाता है कि मिट्टी सूख रही है। तो यह एक प्रकार का सिग्नल होता है, यानी कि जो क्रोटन प्लांट होता है एक प्रकार का सिग्नल देता है कि हाँ ये मिट्टी सूख रही है, तो आपको इसमें पानी लगाता है। अक्सर किसान इसका यूज कर, ठीक है, आमतौर पर किसान इसका यूज कर लेते हैं। उसके बाद देखते हैं भैया यूकेलिप्टस। अक्सर देखा होगा आप लोगों ने, यूकेलिप्टस क्या है आपका,
आतंकवादी पौधा है, यानी कि जो आसपास होता है ना, आसपास के बहुत सारे जो पेड़ पौधे लगा दो उसके आसपास, तो क्या है, किसी को पानी नहीं पीने देता। यह कम से कम कह दूं तो मैं 100 मीटर दूर तक का भी पानी अपने आप अपने के लिए ले लेता है, यानी कि छीनने का काम है इस यूकेलिप्टस का। कहते हैं ना, आतंकवाद फैलाने का कार्य होता है इस यूकेलिप्टस का। यूकेलिप्टस मुख्यतः ऑस्ट्रेलिया का वृक्ष है, अक्सर हमें इंडिया में भी देखने को मिलता है। यूकेलिप्टस को सामाजिक वानिकी का, पारिस्थितिकी तंत्र का आतंकवादी कहा गया है, क्योंकि यूकेलिप्टस एक दिन में 40 लीटर जल का अपव्यय करता है, यानी कि यह जल बहुत पीता है। आसपास की जो फसल होती है उसको भी बहुत नुकसान पहुंचाता है यूकेलिप्टस, और एक तरह का पारिस्थितिकी का आतंकवादी होता है, क्योंकि यह जल का बहुत सारा यूज करता है। आई होप आपको होगा, सबको शेयर कर देंगे, ठीक है, अगर आपको समझ में, ठीक है। एक और एनसीईआरटी से ही मैंने आपका ये इंक्लूड, इंपॉर्टेंट है, अक्सर आपका पूछ लिया जाता है आपके पेपर में, ये देखने को मिल जाता है आपका, ठीक है। तो सब्जियों के जन्म स्थान, यानी कि कौन सी सब्जी कहाँ से आई थी, ठीक है, तो ये वाला सब्जियों के जन्म स्थान जानना चाहती हो। एक मिनट ऐसे कर लेती हूँ थोड़ा सा, आई होप आपको ये दिखेगा, ऐसे करके मैं पढ़ा लेती हूँ आपको ये, ठीक है, ये आपको दिख जाएगा। ये जानना चाहती हो कौन कहाँ से आया है, इस कविता के माध्यम से सब लोग, ठीक है, इस कविता के माध्यम से टीचर क्या है, बच्चों को बता रही है कि कौन सा जो फ्रूट है आपका, जो कौन सी वेजिटेबल है वो कहाँ से आई है, ठीक है। ओके, देखिए एनसीईआरटी में बच्चों को पढ़ाने का बड़ा ही अच्छा और रोचक तरीका होता है, एनसीईआरटी की जो बुक होती है, ठीक है, तो वहाँ से मैंने कुछ आपके लिए भी इंक्लूड कर लिए हैं, ठीक है, जिससे कि आपको कंफ्यूजन ना हो बिल्कुल भी। आलू मिर्ची चाय जी, ठीक है, आलू मिर्ची चाय जी, आलू मिर्ची चाय जी कौन कहाँ से आए जी, ठीक है, 7 समुंदर पार से, दुनिया के बाजार से, व्यापार से, उपहार से, जंग लड़ाई मार से, ठीक है, हर रास्ते से आए जी आलू मिर्ची चाय जी, ठीक है, यानी कि जो आलू मिर्ची चाय है ये कहाँ से आए, 7 समुंदर से पार से आए, ठीक है। ओके, एक मिनट। दक्षिण अमेरिकी मिर्ची रानी, मसालों की है पटरानी, मूंगफली आलू अमरूद, धूम मचाते करते उछल कूद, साथ टमाटर आए जी आलू मिर्ची चाय जी। देखिए इसके माध्यम से मुझे नहीं लगता आपको कोई कंफ्यूजन होगा, ठीक है। देखिए दक्षिण अमेरिकी मिर्ची रानी, मसालों की है पटरानी, मूंगफली आलू अमरूद, धूम मचाते करते उछल कूद, साथ टमाटर आए जी, यानी कि जो दक्षिण अमेरिका से क्या क्या आया है आपका, मिर्ची आई है, ठीक है, मूंगफली आलू अमरूद आया है, ठीक है, और साथ में टमाटर आए जी। ये कहाँ से आए हैं, आपके दक्षिण अमेरिका से आए हैं, ठीक है। भिंडी है अफ्रीका की, भूरी भूरी कॉफी भी, ठीक है, जो भिंडी है आपकी अफ्रीका की और भूरी भूरी कॉफी भी, ये कहाँ से आई है, अफ्रीका से आई है। नक्शे में यूरोप किधर, वहीं से आए गोभी मटर, नक्शे में है आपका यूरोप किधर है, वो भी, और गोभी मटर भी कहाँ से आए हैं, यूरोप से आए हैं आपके, ठीक है। चाय असम की बाई जी, आलू मिर्च चाय जी, चली चीन से सोयाबीन, पहुंची अमेरिका बजाती बीन, घूम घाम लौटी अपने देश, उसमें है गुड़ कई विशेष, यानी कि जो चली चीन से सोयाबीन, सोयाबीन क्या है, कहाँ से आई है आपकी, चीन से आई थी, हम लौटी अपने देश, उसमें है गुड़ कई विशेष, तो उसके बाद देन क्या है, इंडिया आती है, क्या चीन से ये कहाँ पे गई सोयाबीन, पहले अमेरिका, अमेरिका से आई इंडिया। रोज जमाकर आई जी, हाँ जी, रौब जमाकर आई जी आलू मिर्ची चाय जी, बैंगन मूली सेम करेला, आम संतरा बेर और केला, पालक परवल टिंडा मेथी है भाई भाई ये सब देशी, ठीक है, यानी कि क्या है, ये भारत में ही थे सारे। बैंगन मूली सेम करेला, बैंगन मूली सेम करेला, आम संतरा बेर और केला, पालक परवल टिंडा भिंडी, देखो पालक परवल टिंडा मेथी है भाई बहन के ये सब देशी, भारत की पैदाइश जी कौन कहाँ से आए जी आलू मिर्ची
चाइजी। देखिए मुझे नहीं लगता, बच्चों को नहीं, आपको ही ये सब कुछ समझ में आ गया होगा। मेरे हिसाब से आप एक दो बार और इस कविता को पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएगी। देखिए मैं थोड़ा छोटा कर देती हूँ इसको, आप स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो आप, और इसको आराम से 2-3 बार पढ़ना आप घर पे, आप बहुत अच्छे से इसको याद कर लोगे। ठीक है, लिया तो मैंने ये 5वीं की बुक से है, NCERT के से इसमें इंक्लूड कर लिया है आपके में, लेकिन आप इसको पढ़ेंगे तो आपको भी ये 2-3 बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। ठीक है जी, बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका। ठीक है, आगे चल, देन इसके बाद आपके लिए ऐसा भी है, पढ़ लेंगे। ठीक है, दक्षिण अमेरिका से क्या क्या आया है आपका? मिर्च आया है, आलू आया है, अमरूद, टमाटर, मूंगफली कहाँ से आए हैं? दक्षिण अमेरिका से। था आपको तो दक्षिण की मिर्ची रानी, मसालों की है पटरानी, मूंगफली आलू अमरूद, धूम मचाते करते उछल कूद, साथ टमाटर आए जी, आलू मिर्ची चाय जी। ठीक है बिल्कुल, अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो लाइक सब करेंगे। ठीक है, लाइक किए बिना कोई नहीं जाएगा। ठीक है, बिल्कुल वीडियो को स्किप नहीं करेंगे आप लोग। हाँ जी, दक्षिण अमेरिका से मिर्ची आई है, आलू आया है, अमरूद, टमाटर, मूंगफली कहाँ से आए हैं आपके? दक्षिण अमेरिका से आए हैं। अफ्रीका से कहाँ क्या क्या आए हैं? कॉफी आई है, भिंडी आई है। ठीक है, कॉफी और भिंडी, भूरी भूरी भिंडी आई है ना, साथ में पढ़ा होगा, कविता में मैंने पढ़ाया था आपको। यूरोप से क्या आया है आपका? यूरोप से आपकी गोभी और मटर कहाँ से आए हैं? यूरोप से आए हैं। सोयाबीन कहाँ से आया है? चीन से आया है। सबसे पहले सोयाबीन चीन से अमेरिका गया, अमेरिका से देन हमारे देश इंडिया आया। ठीक है, असम में चाय होती है भारत में। ठीक है, असम में चाय थी सबसे पहले। ठीक है, भारत की जो पैदाइश है वो कौन से हैं आपके? बैंगन। ठीक है, बैंगन हुआ, केला, सेम, करेला, आम, आपका संतरा, बेर, मूली, पालक, परवल, टिंडा और मेथी, ये सब क्या है? इंडिया की ही पैदाइश है, यानी कि ये देशी थे, ये कहीं से नहीं आए। ओके, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है आपका, एक प्रश्न में तो 100% पूछा जाएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं पूछा जाएगा, 100% ये तना है, कौन सी पत्ती है। ठीक है, जड़, रूट, मूली, गाजर, चुकरकंद, चुकंदर। ठीक है, चुकरकंद नहीं होती, चुकंदर होती है, हमारे यहाँ चुकरकंद कहते हैं, इसलिए मेरे मुंह से भी चुकरकंद निकल गया। ठीक है, टेपियोका, शकरकंदी, ये सारी क्या है आपकी? जड़ है। ठीक है, टेपियोका क्या है? टेपियोका कहाँ पे खाया जाता है भैया? केरल में खाया जाता है टेपियोका। ठीक है, आप कहेंगे टेपियोका क्या है? टेपियोका भी एक शकरकंदी होती है, शकरकंदी खाई होगी आपने, शकरकंदी कभी खाई होगी, आलू की तरह लगती है, मीठी मीठी सी। ठीक है, टेपियोका भी ऐसा ही होता है सेम। तो टेपियोका, शकरकंदी, मूली, गाजर, चुकंदर, ये क्या है? सारी आपकी रूट यानी कि जड़ें हैं। ठीक है, तना, तना आलू, प्याज, अदरक क्या है? तना है आपका। पत्ती, धनिया हुई, पत्ता गोभी हुई। ठीक है, अरबी, पालक हुई, करी पत्ता हुआ, ये क्या है? सब आपके पत्ता है। बीज, बीज हैं आपके चना, बाजरा, सरसों, गेहूं, धान, ये सारे बीज हुए आपके। फूल, सहजन, केला, कचनार। देखिए कचनार और सहजन के पकौड़े बड़े ही प्रसिद्ध हैं आपके। ठीक है, फली, मटर होती है आपकी। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं आपके। जड़ कौन सी है आपकी? तो जड़ें हैं आपकी, हाँ जी ले सकते हैं आप स्क्रीनशॉट। ठीक है, तो जड़ कौन सी है आपकी? मूली है, करते हो, वो भी क्या है? वो भी तना है आपका। ठीक है, पत्ती हुई, धनिया, पत्ता गोभी, अरबी और पालक, करी पत्ता आपका। ठीक है, बीज हुए आपके चना, बाजरा, सरसों, गेहूं, धान। ठीक है, ओके। और फूल, सहजन, केला, कचनार, ये फूल हैं आपके। आगे चलेंगे। देखिए पादपों में पारिस्थितिकी अनुकूलन, यानी कि कौन से पादप हैं, जो प्लांट हैं, कौन सी जगह पाए जाते हैं, कौन सी जगह पर यह अनुकूलित महसूस करते हैं अपने आप को। ठीक है, यानी कि जलोद्भिद। सबसे पहले क्या है? जलोद्भिद देखेंगे। जलोद्भिद पौधे कैसे होते हैं? जो जड़ें होती है, यानी कि जो जल में पाए जाते हैं और जिनको बहुत सारी जल की आवश्यकता पड़ती है, और जो पौधे जल में ही उगाते हैं उनको क्या कहते हैं? जलोद्भिद कहते हैं। क्या कहते हैं? जलोद्भिद कहते हैं, यानी कि हाइड्रोफाइट्स कहते हैं। जैसे कि कमल हुआ, जल कुंभी हुई, ये क्या हुए? आपके जलोद्भिद हुए। ये पौधे बहुत अधिक जल वाले स्थानों पर पाए जाते हैं। ये पौधे पूरे
ये पौधे पूरी तरह क्या करते हैं, जल से ही होते हैं, यानी कि जल में ही होते हैं ये पौधे पूरी तरह। ठीक है, पूरी तरह से, या इनकी जड़ें, प्रकंद जो होता है आपका, रूट जो होती है आदि जल में ही डूबे हुए रहते हैं। जल में डूबे रहने पर मंद प्रकाश यानी कि डिम लाइट के कारण ये पौधे पतले व कोमल होते हैं। तो ये पौधे कैसे होते हैं, देखा होगा, देखिए जलकुंभी नहीं होती, जलकुंभी नहीं देखी होगी, तो क्या है, जलकुंभी को बंगाल का आतंक कहते हैं। क्या कहते हैं, जलकुंभी को कहते हैं बंगाल का आतंक कहा जाता है जलकुंभी को। ठीक है, जलकुंभी क्या है, एक बार तुम जरा सी भी जलकुंभी का पेड़ ले आओ ना, तो पूरे सारे में जलकुंभी हो जाती है। अगर किसी तालाब में तुमने जरा सी भी जलकुंभी डाल दी, जरा सी भी जलकुंभी का कोई सीड है, वो सीड नहीं, पत्ता ही होता है अलग से, जैसे कि उसे तोड़ के भी हम लगा सकते हैं कहीं पे, वो भी डाल दिया तो पूरे तालाब को भी घेर लेती है, वो पूरे तालाब में जलकुंभी हो जाती है। ठीक है, कमल, ये कैसे पौधे होते हैं आपके जलोद्भिद यानी कि हाइड्रोफाइट। उसके बाद हुए हमारे समोद्भिद। समोद्भिद कैसे होते हैं, मेसोफाइट्स, यानी कि जो क्या है, समतल शुष्क नमी वाले क्षेत्र में होते हैं। ठीक है, कैसे, ये पौधे सामान्य स्थानों पर उग जाते हैं जहाँ की मिट्टी न तो अधिक शुष्क होती है और न ही बहुत नमी वाली होती है, यानी कि ना तो मिट्टी बहुत ड्राई हो और ना ही बहुत सारी नमी वाली हो। ठीक है, इन पौधों को मिट्टी में ऑक्सीजन व खनिज लवण भी पर्याप्त मात्रा में मिलते हैं। ठीक है, स्थानीय पौधे में ये पौधे सबसे अधिक पाए जाते हैं। इनके अंतर्गत वन, बगीचे, खेत आदि में उगने वाले सभी सामान्य पेड़ पौधे आते हैं। किसमें, समोद्भिद यानी कि मेसोफाइट्स कैसे होते हैं, जहाँ पर आप इनको पौधों को क्या है, हाँ जी बिल्कुल ममता जी, गुड मॉर्निंग, सबको गुड मॉर्निंग है, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। ठीक है, जय महाकाल। हाँ जी, तो बड़े ही सामान्य गुण वाले होते हैं ऐसे पौधे, जो आपके वाले पौधे, गेहूं, बाजरा, जौ, ये कैसे पौधे हैं, सारे समोद्भिद हैं। आपकी हुआ, कीकर हुआ। ठीक है, यहाँ पे ये क्या है, ज्यादा कीकर नहीं, कीकर तो आपका राजस्थान में पाया जाता है, यानी कि जहाँ पे शुष्क क्षेत्र होता है वहां पे पाया जाता है। और ये समोद्भिद कैसे होते हैं, जहाँ पे बाग, बगीचे, खेत, ठीक है, ये सब कुछ इसके अंतर्गत आ जाते हैं, जहाँ पे ना नमी हो बहुत सारी और ना ही बहुत सारा शुष्क हो, यानी कि बहुत सारा मरुस्थल हो। उसके बाद देते हैं मरुद्भिद। मरुद्भिद पौधे कैसे होते हैं भैया, जहाँ पे पानी बहुत सारी कमी हो। ठीक है, जहाँ पे पानी पर्याप्त मात्रा में ना हो तो उनको एक्सोफाइट यानी कि मरुद्भिद कहते हैं। ठीक है, इन पौधों को मरुस्थलीय पौधे भी कहते हैं, जहाँ पे मृदा में पानी की कमी होती है और तापमान अधिक होता है, जैसे कि मरुस्थल आदि। ठीक है, तो कौन से पौधे आ गए इसमें, नागफनी आया, खेजड़ी आई, खजूर आया। खेजड़ी के बारे में तो हमने ऊपर भी पढ़ा था, जब पौधों के बारे में पढ़ा है तो खेजड़ी के बारे में तो हमने वहां भी पढ़ा था। ठीक है, हाँ जी बिल्कुल, आगे चलेंगे हम लोग। इसके बाद है लवणोद्भिद। लवणोद्भिद मैनग्रोव वन, लवणोद्भिद में क्या आते हैं, मैनग्रोव वन आते हैं हमारे, जो कहाँ पे पाए जाते हैं, अक्सर करके आपके केरल में पाए जाते हैं। ठीक है, जिस मिट्टी में सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड की अधिक मात्रा होती है, वो लवणीय यानी कि खारी मिट्टी कहलाती है, तथा इसी मृदा में कहते हैं। इन स्थानों पर जल की उपस्थिति होने पर भी पौधे मृदा से जल को अवशोषित नहीं कर, जल की उपस्थिति होने पर भी पौधे मृदा से जल को अवशोषित, यानी कि जो मिट्टी होती है, जैसे कि जड़ें, आमतौर पर हमारे यहाँ पे क्या होता है कि जड़ें क्या है, नीचे तक जाती हैं और जल को वहां से अवशोषित करती हैं, है ना। तो ये क्या है, ये कह दूं तो मैं, समुद्र जहाँ पे होता है ना, वहां पे मैनग्रोव वन पाए जाते हैं, जैसे कि केरल में। ठीक है, केरल में पाए जाते हैं, बहुत सारे वन पाए जाते हैं, सुंदरवन डेल्टा में मैनग्रोव वन है। क्यों पाए जाते हैं, क्योंकि वहां पे समुद्र है, खारी पानी मिलता है इनको। ठीक है, तो वहां पाए जाते हैं आपके। ठीक है, जहाँ पे भी मैनग्रोव वन जहाँ पे होते हैं वहां पे जैव विविधता बहुत होती है। क्या होती है, जैव विविधता। ठीक है, विविधता बहुत अधिक पाई जाती है आपकी। ठीक है, ऐसी जगह पे। ठीक है, जैव विविधता किसको कहते हैं, जहाँ पे बहुत सारे पेड़ पौधे, हर प्रकार के पेड़ पौधे मिल जाएं, हर प्रकार के जीव जंतु का आवास हो जाए, उसको ही जैव विविधता कहते हैं। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो रहा होगा। उसके बाद पढ़ेंगे झूम खेती। देखिए झूम खेती क्या है, आपको अलग ही समझ में आ रहा होगा, भैया इन्होंने क्या कर रखा है, आग लगा रखी है। ठीक है, पेड़ों को तोड़ रखा है। तो ऐसी खेती जहाँ पर पेड़ों को तोड़कर खेती की जाए, यानी कि फसल उगाई जाए, उसको ही क्या है, झूम खेती कहते हैं।
तो ऐसे ही यहाँ पे हो रही है, ठीक है। झूम खेती, मिजोरम में खेती की लॉटरी, झारखंड के जंगलों के बारे में तुमने सूर्यमणि की कहानी में पढ़ा, ठीक है। अब एनसीईआरटी की बुक से देखिए, मैंने इसलिए लिए है एनसीईआरटी की बुक से, जिससे कि आपके जो एनसीईआरटी से टॉपिक आए ना तो आपका, ठीक है, इसलिए मैंने इंक्लूड कर लिए हैं। जब आपका एग्जाम आएगा ना तो ये सारा मैं एक साथ कंप्लीट कराऊंगी, तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा ये सब कुछ, ठीक है। यानी कि एक बहुत लंबी मैराथन लेकर, मैं 12-12 घंटे की मैराथन लेकर एक साथ सीडीपी, एक साथ ईवीएस कराऊंगी, तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा ये सब कुछ, ठीक है। एक ऐसा नहीं कि एक ही बार पढ़ा रही हूँ, 2 बार पढ़ाऊंगी, 2 बार पढ़ने का मौका मिलेगा आपको, एक तो अब, और एक आपके पेपर से कम 15 दिन पहले आपकी मैराथन्स चलेंगी ना, उसमें कोई भी प्रॉब्लम होगी ही नहीं आपको। आपको लगेगा नहीं कि हमको खुद से भी पढ़ना है, सब कुछ आपको क्लास में ही याद हो जाएगा। तो मिजोरम में कैसी खेती होती है भैया? लॉटरी वाली खेती होती है। लॉटरी वाली खेती बोले तो झूम के, अरे यार ये कंप्यूटर में और क्या हो जाता है पता नहीं। ये झूम खेती जो होती है ये कहाँ पे होती है? आपकी मिजोरम में होती है। और ये कैसे मिलती है खेती? आपकी लॉटरी के हिसाब से मिलती है, ठीक। झारखंड के जंगलों के बारे में तुमने पढ़ा है, सूर्यमणि कहाँ की थी? हमारी झारखंड की थी, ठीक है। और अब हम क्या है, मिजोरम राज्य के बारे में पढ़ेंगे, वहां पे खेती कैसे होती है, ठीक है। ओके, हाँ जी। झूम खेती का तरीका निराला है। एक फसल कटने के बाद जमीन को कुछ साल तक आराम करने देते हैं, उसमें खेती नहीं करते। इस जगह जो है उसे उखाड़ते नहीं है, बस गिराकर जला देते हैं। यह राख जमीन नहीं जाता, जमीन को क्या है, जोता नहीं जाता, और मिट्टी को हल्के से हिलाकर बीज को छिड़क देते हैं, ठीक है। एक ही खेत में अलग अलग तरह के बीज जैसे कि मकई, सब्जी, मिर्च, चावल बोए जाते हैं। भैया देखो क्या होता है झूम खेती में। झूम खेती क्या है? एक ऐसी खेती होती है जहां पर ऐसा नहीं है कि हर साल, जैसे कि हमारे यहाँ है खेत है, उसको हर साल उसमें कोई ना कोई हम फसल कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता वहाँ पे झूम खेती में। झूम खेती में क्या होता है कि आपका कि एक फसल हुई, उसके बाद कुछ सालों तक क्या है, खेत को ऐसे ही छोड़ दिया गया। फिर देन उसके बाद क्या है, क्या किया गया कि उसमें क्या किया गया कि कुछ सालों बाद फिर उसमें फसल करेंगे आप, ठीक है। और जो भी वहाँ पे जंगल होते हैं, पेड़ होते हैं, उनको काटा नहीं जाएगा, उनको ऐसे ही तोड़ेंगे आप लोग, ठीक है। तो उसको ऐसे ही तोड़ेंगे और जला देंगे, ठीक है। के समय भी अनचाही घास और पौधों को उखाड़ते हैं ताकि वे जमीन की मिट्टी में मिल जाएं, इससे उपजाऊ बनती है। अगर किसी परिवार में किसी कारण खेती का काम पिछड़ जाता है तो दूसरे लोग क्या है, उसकी हेल्प कर देते हैं। तो झूम खेती में क्या होता है, एक तो भैया, एक तो पौधों को काटा नहीं जाता, ऐसे ही क्या है गिराएंगे पौधों को, वहां पे क्या है फिर बीज छिड़क देंगे, और जोता नहीं जाएगा, हल्के से हिलाते हैं मिट्टी को, ठीक है। मुख्य फसल चावल की होती है। फसल तैयार होने पर उसे घर ले जाना पीठ तोड़कर मेहनत का काम होता है, ठीक है। सड़कें तो नहीं, बस ऊंचे नीचे पहाड़, पीठ पर लाद कर सारी फसल इन रास्तों से घर तक ले जानी पड़ती है, कई हफ्ते लग जाते हैं, ठीक है। फसल पकने पर गांव में सबसे बड़ा जाता है, ठीक है। अब साथ में खाना पकाते हैं, खाते हैं, मजे करते हैं, चेराऊ नाच भी कहते हैं। यानी कि जब फसल पक जाती है, जहाँ पे झूम खेती होती है आपकी, जैसे कि मिजोरम हुआ आपका, ठीक है, तो वहाँ पे फसल जब पक जाती है तो एक बड़ा त्योहार मनाया जाता है, ठीक है, जिसे क्या कहते हैं, चेराऊ नाच भी कहते हैं। देखो बच्चों को भी कहानियों के माध्यम से पढ़ाया जाता है, और मैं आपको भी कहानी के माध्यम से ही बता दे रही हूँ, ठीक है। हाँ जी। तो इसमें क्या है, चेराव नाच होता है जब फसल कटती है तो, ठीक है। इस नाच में जमीन पर बांस की डंडी लेकर 2 लोगों को बड़ी जोड़ी आमने सामने बैठती है, ढोल ताल पर डांडिया जमीन पर पीटते हैं। डंडियों को क्या है, जो डंडियां होती हैं उनको क्या है, जमीन पर पीटते हैं, ढोल ताशे बजाते हैं, ठीक है। और बीच में लोग एक कतार में खड़े होकर कूदते हैं और नाचते हैं। इसे ही क्या कहते हैं, आपको चेराव नृत्य कहते हैं, चेराव नाच कहते हैं, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो रहा होगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं हमसे, ठीक है। झूम खेती का तरीका बिल्कुल अलग है। एक फसल कटने के बाद जमीन को कुछ साल तक ऐसे ही छोड़ दिया जाता है, जिसमें खेती नहीं करते।
इस जगह जो बांस जंगल उग जाता है उसे उखाड़ते नहीं है, बस गिराकर जला देते हैं। यह राख जमीन में खाद का काम करती है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा यहाँ तक, ठीक है। देन उसके बाद जमीन को जलाते हुए आसपास के पेड़ न जलें, जंगलों को नुकसान न पहुंचे, इसका भी ध्यान रखना पड़ता है। फिर जब जमीन में खेती की बारी आती है तो जमीन को जोता नहीं जाता, मिट्टी को क्या है हल्के से हिलाकर बीज को छिड़क देते हैं। यही क्या होती है आपकी झूम खेती होती है। ये क्या है, झूम खेती को क्या लॉटरी वाली, यानी कि लॉटरी के हिसाब से यह खेत मिलता है करने को। ऐसा नहीं है कि किसी का भी मन किया उसने कर ली खेती, ऐसा नहीं होता। लॉटरी के माध्यम से मिलता है कि इस साल होता है पूरा गांव में, जैसे कि इस साल इसको मिल गई, उस साल उसको मिल गई, ऐसी होती है। ये खेत में अलग अलग तरह के बीज जैसे कि मकई, सब्जियां, चावल बोए जाते हैं, ठीक है। ये सारे आपके धान बाजरा जो भी होते हैं, आपके मिर्च होती है, बाजरा नहीं होता उधर, ठीक है। मिर्च, सब्जियां, मकई, चावल बोए जाते हैं, ठीक है। फसल के समय भी अनचाहे घास और पौधों को उखाड़ते नहीं हैं, उन्हें गिरा देते हैं ताकि वह जमीन में मिट्टी में मिल जाएं, जिससे जमीन उपजाऊ बनती है। यानी कि क्या है, वो किसका काम करते हैं, फर्टिलाइजेशन का, ठीक है। यानी कि जो जो आपके जो खाद नहीं लगाए जाते, हमारे यहाँ जो लगाए जाते हैं वहाँ पे पशुओं का जो गोबर होता है उसको खेत में सारा, ठीक है। अगर इससे प्रश्न आए तो एक भी बाहर नहीं जाएगा झूम खेत, तो यही से फंस जाएगा आपका सारा, ठीक है। स्थानांतरित खेती, इसको कैसी स्थानांतरित खेती भी कहते हैं, यानी कि यह एक स्थान पर नहीं होती। जब यहाँ पे हमने जैसे कि यहाँ पे देखिए समझिए, यहाँ पे जंगल था, ठीक है। इसको मैंने क्या है, इसको मैंने तोड़ा और इनको जलाया और यहाँ पे मैंने अपनी फसल कर ली, ठीक है। देन उसके बाद क्या है, मैं यहाँ पे ना करके यहाँ पर खेती कर लूँ, ठीक है। यानी कि अलग जगह पे खेती कर लूँ, तो यही क्या है, स्थानांतरित। स्थानांतरित का मतलब होता है घूमते फिरते रहना, डोलते फिरते रहना, ठीक है। तो यही होती है स्थानांतरित खेती। इसको मैं छोड़ दूंगी कुछ सालों के लिए कि चल तू पड़ी रह, मैं यहाँ से फसल ले लूंगी अपनी, ठीक है। तो ये इसे क्या कहते हैं, स्थानांतरित खेती कहते हैं। स्थानांतरित खेती, झूम खेती, उत्तर पूर्वी पर्वतीय, ठीक है, पर्वतीय स्थानों पर क्या है लोग इसको क्या करते हैं, ठीक है। इसको आदिवासी लोग में की जाती है। इसे जनजातीय कृषि भी कहा जाता है, ठीक है। इसको स्थानांतरित खेती, झूम खेती, जनजातीय खेती भी कहते हैं। कुड़ुक झारखंड की एक आदिवासी जनजाति है। कुड़ुक भाषा में जंगल को तोरांग कहते हैं। कुड़ुक क्या है अभी, ये कई बार प्रश्न बना है कि बताइए कुड़ुक भाषा में जंगल को क्या कहते हैं। कई बार बना है, मैंने कई बार सीटेट में देखा है, ठीक है। कुड़ुक भाषा में जंगल को क्या कहते हैं, तोरांग। हाँ जी, तो अब जंगल के बारे में पढ़ लेते हैं। जंगल, फॉरेस्ट। जंगल अधिकार कानून 2007 के अनुसार जो लोग 25 सालों से जंगल में एक जगह पर रह रहे हों, तो कानून उन्हें अधिकार देता है कि वह इस जंगल पर जो चाहे वह उगा सकते हैं, उन्हें हटाया नहीं जाएगा। यही क्या है, जंगल अधिकार है, ठीक है। तो जो लोग हैं बहुत साल से, यानी कि 25 साल से अधिक से जहाँ पर रह रहे हैं जंगल में, तो उन्हें क्या है, उन्हें वहाँ से हटाया नहीं जाएगा। वो जो चाहे वो इस जंगल में कर सकते हैं, जो उगाना चाहे उगा सकते हैं। हाँ जी, जंगल अधिकार कानून 2007, यह कानून आदिवासी को जंगल पर उनका हक दिलाता है। जो लोग कम से कम 25 सालों से जंगल में रह रहे हैं, उनका वहाँ के जंगल और वहाँ में पैदा होने वाली चीज़ों पर हक है, उन्हें जंगल से हटाया न जाए। जंगल बचाने का काम भी उनकी ग्राम सभा करे, ठीक है। यानी कि जो जंगल है उनको काटा भी नहीं जाएगा। इससे हम किसी के हक में कोई चीज़ दे देंगे तो वो क्या है, उसको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। उसको पता है ये घर हमारा है, ये घर हमारा है, तो क्या है, हम उस घर को तोड़ते थोड़ा ही ना है, उसकी हिफाजत करते नहीं करते। इसलिए यह कानून जंगल वाले लोगों को भी उस जंगल की हिफाजत करने का होता है। यानी कि कह दूं तो मैंने कुछ संभालने के लिए अधिकार है, ठीक है। का संरक्षण वहां की ग्राम सभा करती है। खानों की खुदाई और बांधों का निर्माण करने से जंगल खत्म होते जा रहे हैं। जिस मैदान में एक टिन बीज बोई जाती है उसे टिन जमीन बोलते हैं। यानी कि जिस मैदान में एक टिन बीज बोई जाती है, ये कई बार कहा गया है कि बताइए जिस मैदान में एक टिन बीज बोई जाती है उसको क्या कहे जाते, क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है भैया, उसको कहा जाता है आपकी टिन जमीन, ठीक है। ओके,
मटर का प्रयोग चिकने या खुरदरे। ये मटर वाली कहानी भी आपकी 5वीं क्लास में है एनसीईआरटी की में, ठीक है, वहीं से मैंने ली है ये। देखिए आप अगर आप एनसीईआरटी की बुक भी पढ़ लो, मैं ये नहीं कहूँगी यहीं से पढ़ें, अब अगर आप एनसीईआरटी की बुक्स भी पढ़ लेते हो 1 to 5 तक, ठीक है, एनसीईआरटी की बुक भी पढ़ लेते हो तो भी वहाँ से बहुत हेल्प हो जाएगी। लेकिन मैंने यहाँ पे एनसीईआरटी की बुक इंक्लूड कर रखी है, आपकी सीडीपी में भी कर रखी है, ठीक है, और सीडीपी में नहीं, यहाँ पे सॉरी ईवीएस में कर रखी है, हिंदी में भी कर रखी है, सीडीपी में तो होगी नहीं, ठीक है, और आपकी, ठीक है, जितनी भी बुक्स हैं आपकी इंक्लूड मिलेंगी। ईवीएस बहुत हेल्प करती है एनसीईआरटी की, अगर आप ईवीएस पढ़ लें तो बहुत हेल्प करती है ईवीएस में, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले ग्रेगर मेंडल का जन्म कब हुआ था? 1822 में एक गरीब किसान परिवार में हुआ था। उन्हें पढ़ाई का शौक था पर परीक्षण के नाम से पसीने छूटते थे, ठीक है। क्या तुम्हारे भी टीचर है वो बच्चों से कह रहा है जैसे ग्रेगर जॉन मेंडल था उनके था तो पसीने छूटते थे, तो क्या आपके भी ऐसे ही पसीने छूटते हैं? यूनिवर्सिटी की पढ़ाई के पैसे न होने के कारण उन्होंने एक मठ में रहकर मंक मुनि बनने का सोचा ताकि उन्हें वहीं से आगे पढ़ने का मौका भी मिला भी। पर वैज्ञानिक शिक्षक की पक्की नौकरी के लिए उन्हें एक परीक्षण देनी ही पड़ी। उफ, घबराहट के मारे वे परीक्षण में भाग जाते और फेल होते रहे, ठीक है, यानी कि उन्हें घबराहट होती थी परीक्षण से, इसलिए वो वहां से भाग जाते और फेल होते रहे। खैर उन्होंने विज्ञान की प्रयोग करना नहीं छोड़ा। 7 साल एक मठ में के बगीचे में 28,000 पौधे पर एक बारीकी से कई प्रयोग किए, ढेरों आंकड़े इकट्ठे किए, एक नई बात खोज निकाली, ऐसी बात जो उस समय के वैज्ञानिकों को समझ नहीं आई थी। मेंडल के मरने के कई साल बाद ही वे समझ पाए थे। कुछ और लोगों ने प्रयोग किए और पाया कि मेंडल ने इस पर पहले ही लिखा था, ठीक है। तो क्या था भैया, मेंडल ने मटर के बारे में लिखा था तो वहाँ के वैज्ञानिक उसको तब नहीं समझ पाए, लेकिन बाद में कई साल जब वो मेंडल साहब मर गए उसके बाद कई सारे वैज्ञानिकों ने भी उसके बारे में लिखा, ठीक है, और यह पता चला कि हाँ जी ये ग्रेगर मेंडल साहब ने पहले ही लिख दिया, ठीक है। मेंडल ने पौधों चिकना खुरदरा होना, पीला हरा होना, ठीक है, और पौधे के तने का लंबा नाटा होना, पर चिकने बीज वाले और खुदरे बीज वाले पौधों के बच्चे भी यानी कि अगली पीढ़ी के पौधे भी बीज या चिकने खुदरे, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि एक बीज थोड़ा चिकना थोड़ा खुदरा बन जाए। इसी तरह रंगों के गुण असली पीढ़ी के पौधे के बीज या तो पीले होते हैं या हरे। पीला और हरा गुण मिलाकर कोई नए रंग का बीज नहीं बनाते। यही नहीं, मेंडल ने यह बताया कि मटर की अगली पीढ़ी के पौधे ज्यादा पीले वाले हुई होंगे। इस तरह उन्होंने बताया कि अगली जो पीढ़ी में चिकने बीज ज्यादा होंगे, ठीक है, तो ऐसा उन्होंने बताया। तो है कि जो आपका मेंडल ने किस पर प्रयोग किया था, के पौधे पर प्रयोग किया था, और आनुवंशिकी का जनक भी कहा जाता है इनको, ठीक है। तो ये वाला कुल मिलाकर बात ये है। पौधों के बारे में पढ़ेंगे। साख, देखिए कुछ पौधे होते हैं, कुछ मतलब कुछ टाइट पौधे होते हैं उनको क्या कहते हैं, कुछ पत्ती नुमा पौधे होते हैं उनके का यूज होता है, ये वाले पढ़ेंगे अब हम, ठीक है। एक मिनट रुकिए, नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरी तरफ से, वीडियो एकदम अच्छी चल रही है। हाँ जी, ठीक है। देखिए साग क्या होते हैं, ठीक है, हर्ब्स, हरे एवं कोमल तने वाले पौधों को साग कहते हैं। ये छोटे होते हैं और इसमें कई शाखाएं नहीं होती है, यानी कि ये से पौधे होते हैं, बड़े ही कोमल होते हैं, ठीक है, और ये क्या है बहुत छोटे होते हैं और इनमें कई सारी पत्तियां नहीं होती, जैसे कि पालक हुआ, सरसों हुआ, मटर हुआ, टमाटर हुआ, गेंदा हुआ और प्याज हुआ। ये कैसे पौधे हैं, साग वाले पौधे हैं। झाड़ी वाले पौधे, कुछ पौधे में शाखाएं तनों के आधार के समीप से निकलती हैं। तना कठोर परंतु अधिक मोटा नहीं होता, ठीक है। जैसे कि झाड़ी क्या होती है, जिस पौधे झाड़ी आप कह सकते हो नॉर्मल भाषा में, जिसमें छोटे छोटे कांटे हों उनको ही झाड़ियां कह देते हैं, ठीक है, यानी कि तना अधिक मोटा नहीं होता इसमें, और समीप से ही तने के समीप से ही बहुत सारी
समीप से ही जो शाखाएं होती हैं वो निकल आती हैं इसमें। जैसे कि मेहंदी हुआ, गुलाब हुआ, गुड़हल हुआ, नीम हुआ, तुलसी हुआ, ये सारे कैसे होते हैं आपके झाड़ी नुमा पौधे होते हैं। नींबू, ठीक है, आपका नींबू हुआ, तुलसी हुआ, गुड़हल, ये सारे आपके झाड़ी होते हैं। वृक्ष, जो पौधे अधिक ऊंचे होते हैं और मजबूत तना होते हैं एवं इनमें शाखाएं भूमि से अधिक ऊंचाई पर तने के ऊपरी भाग में फैलती है, निकलती है, उन्हें क्या है, उन्हें वृक्ष कहते हैं। यानी कि जो पौधे बहुत ऊंचे होते हैं, ऊंचे ऊंचे ऊपर तक जाते हैं, तने से ऊपर तक शाखाएं निकलती हैं, तो यही क्या है, ये वृक्ष होते हैं। जैसे कि आपका नीम हुआ, आम, बरगद, पीपल, चीड़, ये सारे क्या हैं, आपके वृक्ष होते हैं। विसर्पी लताएं, ये भी बहुत पूछ ली जाती हैं आपकी विसर्पी लताएं, ठीक है। कमजोर तने वाले पौधे सीधा खड़े नहीं हो सकते, जमीन पर फैल जाते हैं, इनको शकरकंद हुआ, ये क्या है, लताएं हैं, लताएं हैं। ये वाले देखो देखो, ये वाले दिख रहे हैं ना आपको, ये वाले जैसे कि ये खुद से खड़े नहीं हो सकते हैं, आपने बेल, इन्हें बेल भी कह सकते हैं, लता नहीं, बेल भी कह सकते हैं। ये अपने आप नहीं खड़े हो सकते, जरूरत होती है, जैसे कि ये, ठीक है, ठीक है। एक होती है आरोही लताएं, कुछ पौधे सहायता से ऊपर चढ़ जाते हैं, ठीक है, जैसे कि अंगूर हुआ, खीरा हुआ, ठीक है, मनी प्लांट हुआ, मटर हुआ, करेला हुआ, यानी कि उनको किसी सहारे की जरूरत है। जैसे कि ये वाला पौधा है आपका, इसको सहारे की लता है, जरूरत है, ठीक है। तो ये कैसी लता हुई, आपकी आरोही लता हुई, ठीक है, ओके। पत्ती, लीफ, पत्ती का वह भाग जिसके द्वारा वह तने से जुड़ी होती है पर्णवृंत कहलाता है। यह पत्ती के चपटे हरे भाग को फलक कहते हैं। देखिए, जो पत्ती होती है, मैं आपको एक पत्ती बना के दिखाती हूँ, ये वाली, ठीक है, ये वाली पत्ती का वह भाग जिसके द्वारा वह तने से जुड़ी होती है उसे क्या कहते हैं, पर्णवृंत कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे कोई पेड़ है, ये वाला, ठीक है, और जो पत्ती का ये वाला जो भाग है, ये पौधे से जुड़ा हुआ है, इसको क्या कहेंगे, पर्णवृंत कहते हैं। पत्ती के जो चपटा भाग होता है, ये वाला जो चपटा भाग है आपका, इसको क्या कहेंगे, फलक कहते हैं, ठीक है, ओके। ये तना है, तने से जुड़े हुए को पर्णवृंत कहते हैं, इसको पटल कहते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, विन्यास कहते हैं, यानी कि जो बना हुआ विन्यास होता है इसे सिरा विन्यास कहते हैं। एक मोटी सिरा दिखाई देती है उसे मध्य सिरा कहते हैं, ठीक है। देखा होगा आपने, हम तो ऐसे ही बना देते हैं, यू करके यू बनाया, ऐसे 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 कर दिया, ये क्या है, सिरा विन्यास है, ठीक है। और ये जो मोटी सी बीच में ऐसे करके जो दिखाई देती है उसे सिरा कहते हैं। क्या कहते हैं, सिरा कहते हैं, ओके। देखिए, ये है सिरा विन्यास आपका, ये वाला, सॉरी, ये है सिरा, ये जो आपको दिख रही है ये क्या है, आपका सिरा विन्यास है। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी इसको समझने में आपको। जालिका रूपी सिरा विन्यास किस किस में होता है, सरसों, गाजर, मूली, चुकरकंद में होता है। चुकरकंद, चुकंदर, अरे चुकरकंद कहते हैं इसको, तो मेरे मुंह से चुकरकंद ही निकलता है हमेशा चुकंदर के लिए, ठीक है, चुकंदर में होता है ये, ठीक है। एक है आपकी समांतर शिरा विन्यास, गेहूं, मक्का, केला, बांस में समांतर शिरा विन्यास होता है। पत्तियों के कार्य, यानी कि वर्क ऑफ लीफ पढ़ लेते हैं, पत्तियों के कार्य, फंक्शन ऑफ लीव्स, ठीक है। वाष्पोत्सर्जन यानी कि ट्रांसपोरेशन, यह पत्तियों में मौजूद ग्रंथों द्वारा होता है, यानी कि जो रंध्र होते हैं ना, रंध्र, ठीक है, रंध्रों द्वारा ही क्या होता है, पौधों जो पत्तियां होती हैं उनमें वाष्पोत्सर्जन होता है। देखा होगा आपने पत्तियों को, यहाँ पे छोटे से बिंदु होते हैं, बहुत धीमे से देखा होगा, जब मैं 5वीं क्लास में थी तभी ये मेरे सर, और हमको भी क्या है, हमको भी जैसे आपको टीचर बनोगे तो आपको भी अपने बच्चों को ऐसे ही पढ़ाना है प्रैक्टिकल्स के माध्यम से, ठीक है। तो क्या है, रंध्रों से क्या है, वाष्पोत्सर्जन होता है। वाष्पोत्सर्जन यहाँ पे जैसे कि मरुस्थल में क्या है, नागफनी होती, एक मिनट, क्या हुआ इसमें जी, नागफनी का वो अपनी लीफ को क्या है, कांटों के रूप में बना लेता है, कांटों के रूप में परिवर्तित कर लेता है। क्यों लेता है भैया, क्योंकि वहां से बात, पानी तो बेचारों के पास वैसे भी नहीं है, ठीक है, कि पानी है, पत्तियों से, जो पत्तियों के जो रंध्र है उससे वाष्पोत्सर्जित हो रहा है, तो वो
ना हो, इसलिए क्या है, नागफनी का पौधा अपनी पत्तियों को कांटों के रूप में परिवर्तित कर लेता है। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। रंध्रों के माध्यम से वाष्पोत्सर्जन होता है। प्रकाश संश्लेषण क्लोरोफिल की सहायता से, ठीक है, इसमें क्या है, पत्ती हरी होती है और जब हरी होती है तो इसमें क्या है, क्लोरोफिल होता है। तो जब प्रकाश संश्लेषण होता है वो किससे होता है, क्लोरोफिल के माध्यम से होता है। इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन गैस वियुक्त होती है, यानी कि ऑक्सीजन गैस क्या है, ये लोग निकालते हैं, वियुक्त करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ठीक है, यानी कि CO2 क्या है, ये लेंगे, ग्रहण करेंगे और ये क्या है, वियुक्त यानी कि निकालेंगे कौन सी वाली गैस, आपकी ऑक्सीजन। गैसों का आदान प्रदान रंध्रों द्वारा ही होता है, जो रंध्र होते हैं उसके द्वारा ही होता है, लेकिन संश्लेषण के माध्यम से। तो कैसे होता है प्रकाश संश्लेषण, तने के माध्यम से, ठीक है। चलेंगे आगे है जड़, रूट। पौधे की जो जड़ है, बार मैंने कम से कम मैं बता दूं, मैंने कई सारे पेपरों में देखा है, आपका जो ऑनलाइन एग्जाम हो रहे थे अब, इनमें भी कई सारे पेपरों में आया था जड़ों के माध्यम से, जड़ों का क्या वर्क होता है, जड़ क्या क्या करती है, ठीक है। उसमें मतलब कई सारे वो दे देता है कि ये सही है, ये सही है, ऐसे करके। मैं आपको जब प्रश्न कराऊंगी तो ऐसे प्रश्न जरूर लाऊंगी आपके लिए, ठीक है, जिससे कि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, सारा कंफ्यूजन आपका यही खत्म हो जाए। भूमिगत हिस्सा होती है जड़। जड़ के प्रकार कौन, ये वाली जड़ एक और एक यही कहीं फैल जाती है, झगड़ा जड़ बोलते हैं इनको, ठीक है, हम पढ़ेंगे आगे। ओके, मूसला जड़, सभी द्विबीज पत्री पौधों में होती है मूसला जड़, जैसे कि सरसों हुई, ठीक है, आपका गाजर हुई, आपकी चुकंदर हुई, मूली हुई, इसमें क्या है, मूसला जड़ होती है, ठीक है, यानी कि जो लंबी जाती है ये वाली, यानी कि जो फैली कम होती है, ये कौन सी, झगड़ा जड़ है, लेकिन ये कैसी है, मूसला जड़ है, यानी कि जो आपकी लंबी जाती है उसे कहते हैं मूसला जड़, ठीक है। ओके, मूसला जड़ ये द्विबीज पत्री पौधों में पाई जाती है, जैसे कि सर, इसमें पाई जाती है झगड़ा जड़। देखिए द्विबीज पत्री और एक बीज पत्री, और आपका क्लियर कर देती हूँ, एक है, आप देख के भी पहचान सकते हो कि एक बीज पत्री है, दो बीज। एक बीज पत्री का कोई भी आप बीज लें, सीड लें, जैसे कि गेहूं का आपने बीज लिया, ठीक है, उसमें से हम दो हिस्से कर सकते हैं, नहीं कर सकते। गेहूं के दो हिस्से आपके, जैसे कि हम उसको दबाएं, उसके दो हिस्से नहीं हो सकते। दाल के हो सकते हैं दो हिस्से, जी बिल्कुल हो सकते हैं, दालों के दो हिस्से। तो दालों में कैसी जड़ होती है, मूसला जड़ होती है, ठीक है। और आपकी जो सरसों होता है, सरसों के भी दो हिस्से हो जाते हैं, बीज से हम उसको दबाएं तो दो हिस्से हो जाते हैं, ठीक है आपके। और देखो आपका जो गाजर के हम दो हिस्से कर सकें उसे क्या कहते हैं, जिनका हम दो हिस्सा ना कर सकें उसको क्या है, उसको क्या कहेंगे, आप पत्री कहेंगे। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। अब देखेंगे जड़ों के फंक्शन प्रकार, फंक्शन ऑफ रूट्स, ठीक है। कुछ जड़ें पौधों को कुछ जड़ें भोजन को संग्रहित करती हैं जिन्हें हम खाते हैं, जैसे कि गाजर, मूली, शकरकंद, सलजम, टेपियोका। इनमें क्या है, ये भोजन के रूप में संचित होती है। ये जड़ कैसे संचित होती है पौधे में, भोजन के रूप में, ठीक है। कुछ जड़ें भोजन को संग्रहित करती हैं, ठीक है। जड़ें मिट्टी से जल खनिज का अवशोषण करती हैं, ठीक है। जड़ें पौधों को सहारा प्रदान करती हैं। जिन पौधों के पत्ते समांतर सिरा विन्यास वाले होते हैं उनकी जड़ें रेशेदार होती हैं। कैसे, समांतर सिरा विन्यास वाली होती हैं, उनकी जड़ें कैसी होती हैं, रेशेदार, यानी कि झगड़ा होती है। मैं बता दूं कि यानी कि ऐसा होता है और ऐसा होता है, यानी कि उसमें ऐसा नहीं होता। तो वो कैसी जड़ें होती हैं, समांतर सिरा विन्यास वाली, यानी कि जिनमें बस एक सिरा होती है, ठीक है। तो उसमें कैसी जड़, रेशेदार या झगड़ा जड़ निकलती है उसमें, ठीक है। जो आपकी मूसला जड़ होती है उनकी पत्तियां कैसी होती हैं, आपने उसकी पत्ती देखी है, जो सरसों आती है, सरसों की पत्ती तो आपने देखी होगी, कैसी होती है, सिराविन्यास वाली होती है, नहीं होती, वैसे जालीदार सिराविन्यास वाली होती है, किसकी, सरसों की पत्ती। तो समांतर सिराविन्यास कौन सी किस में होता है आपका, जिसमें जिनकी जड़ें रेशेदार होती है, इससे भी पहचान सकते हो आप, ठीक है। ओके, जिन पौधों में के पत्ते जालिका रूपी शिराविन्यास वाले होती हैं उनकी जड़ें मूसला होती हैं। मूसला का मतलब जो जड़ गहरी जाए, और जो झकड़ा का मतलब होता है जो ऐसे ही रह जाए, ठीक है। पुष्प, पुष्प के बारे में पढ़ते हैं। पुष्प में पंखुड़ियां होती हैं, वाहेदल होता है, ये वाली क्या है, आपकी पंखुड़ियां हैं। और ये वाला जो पीछे हरा हरा सा होता है उसको वाहेदल कहती हैं, जो पुष्प की रक्षा करता है, सुरक्षा का वर्क भी करता है इसके।
ओके, ये वाला इम्पोर्टेंट है, आप ये देखेंगे इस पे पराग होते हैं, ये वाले जो ऊपर होते हैं फूलों से, फूल फूल से जो छोटे छोटे देखे होंगे उनको क्या है, पराग कोष कहते हैं। ये नीचे ये क्या है, ये स्त्री केसर है। देखो ये वाले इधर और इधर, ये क्या है आपके पुंग, ठीक है। पुंकेसर यानी कि जो भी अगर फर्टिलाइजेशन होगा पौधे का, वो किसके माध्यम से होगा, वो होगा आपका इनके माध्यम से, यानी कि कोई चिड़िया हो, कोई भी हो, तितली हो, आपकी इस पर आके बैठती है, इसके पास क्या है, पराग पहुंचता है, तो स्त्री केसर में पहुंच जाता है, ये पराग कोश होती है, ये खुल जाता है, तो क्या है, परागण हो जाता है। हाँ जी, कुल फूल पौधे का प्रजनन भाग होता है। फूल क्या होता है, देखिए कुल मिलाकर बात यह है कि आपको यही ज्यादा समझने की जरूरत होती है, इसमें यही वाला पूछा जाता है, स्त्री केसर, पुंकेसर, वाहिदल कौन सा होता है, ठीक है। कुछ पौधों का प्रजनन भाग होता है तथा जीवों के लिए भोजन का स्रोत होते हैं वो। फूलों के वाहिदल क्या होता है आपका, पंखुड़ियों के नीचे हरे रंग का भाग जो कलियों की सुरक्षा करता है, उसे क्या कहते हैं, वाहिदल कहते हैं। हरा हरा मैंने दिखाया था आपको, ये जो हरा हरा सा होता है जिसके ऊपर फूल होता है, वो क्या है आपका, वही होता है आपका वाहिदल, ठीक है। उसके बाद आती है पंखुड़ियाँ। पंखुड़ियाँ फूल का रंगीन भाग जो मधुमक्खियों तथा कीड़ों को आकर्षित करता है, वही होती है आपकी पंखुड़ियाँ। पुंकेसर नर प्रजनन अंग होता है, इसके दो भाग होते हैं, परागकोश और तंतु। परागकोश और तंतु भाग होते हैं इसके। पीले रंग की थैली जैसी संरचना जो परागकणों का उत्पादन एवं भंडार करती है, ठीक है। सेकंड है तंतु, एक पतले धागे जैसी संरचना जो परागकोश को सहारा देती है, वही क्या है आपके परागकोश के, उसके आपके किसके, पुंकेसर, परागकोश और तंतु। फूल का मादा प्रजनन अंग होता है, इसके तीन भाग होते हैं, वर्तिकाग्र होता है। स्त्री केसर का ऊपरी वाला जो भाग होता है, भाग जो परागण के समय पराग कणों को ग्रहण करता है, उसे क्या कहते हैं, वर्तिकाग्र कहते हैं, ठीक है। देन उसके बाद वर्तिका, इसकी संरचना नली जैसी होती है, ठीक है। यह अंडाशय को वर्तिकाग्र से जोड़ती है। उसके बाद का अंडाशय, इसमें मादा जनन कोश बीजांड का निर्माण होता है। ये वाला आपका परागण, परागण क्या होता है, वह प्रक्रिया जिसमें पराग कण पराग कोश से वर्तिकाग्र में स्थानांतरित होते हैं, उसे परागण कहते हैं। पराग पीले रंग की पाउडर जैसी संरचना जिसका निर्माण पराग कोश में होता है, उसे पराग कहते हैं, ठीक है। तो आज हमारी क्लास यहीं तक रहेगी। आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई हो क्लास तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, ठीक है। देखिए आज हमने क्या क्या पढ़ा, सारा आज हम दोबारा रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि रिवीजन मस्ट है, ठीक है। सबसे ज़्यादा आपका रिवीजन कैसा होता है, इम्पोर्टेंट होता है। आप जितना रिवीजन करोगे आपका पेपर उतना ही बेहतरीन जाएगा। हम देख लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा आज, पहले से देखेंगे, बिल्कुल करके बताती जाऊंगी सब आपको। हाँ जी, हमने पढ़ा था कहाँ से, राजस्थानी ऑक से स्टार्ट करा हमने आज। राजस्थानी ऑक के बारे में पढ़ा, यानी कि ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, 30 फीट नीचे तक जाता है, और ये 10-15 फीट लंबा होता है, और 30 जितना ये ऊपर लंबा होता है उससे 30 गुना ज़्यादा इसकी जड़ जाती है। और यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, इसके ये तने में पानी को जमा कर लेता है, यहाँ के स्थानीय लोग पानी को यूज़ कर लेते हैं उसमें एक पतली पाइप डालकर। उसके बाद पढ़ा हमने नेपेंथिस पौधे के बारे में। यह एक शिकारी पौधा होता है जो छोटे मोटे कीड़े मकोड़े जैसे कि मेंढक हुआ, चूहा हुआ, ठीक है, इनको खा लेता है। क्यों खाता है, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन की कमी होती है, ठीक है, नाइट्रोजन की कमी होती है बिल्कुल। खेजड़ी, उसके बाद हमने खेजड़ी पढ़ा। खेजड़ी कहाँ है, आपके राजस्थान में पाया जाता है। खेजड़ी रेगिस्तानी क्षेत्र में पाया जाता है। ये एक प्रोटीन समृद्ध पौधा होता है, और ये इसकी जो लकड़ी होती है उस पर कीड़े वीड़े नहीं लगते, और इसकी छाया में बच्चे खेलना पसंद करते हैं। देन उसके बाद हमने बरगद पढ़ा। बरगद 200 साल तक जीवित रह सकता है। इस बरगद पर जो आपने देखी थी ये पत्तियां थी, ये जो लटकती हुई थी, ये वाली, एक मिनट, ये क्या है, ये इनकी जड़ है जो लटकती हुई है, जो जब तक लटकती है जब तक कि जमीन के अंदर ये ना चली जाए, ठीक है। उसके बाद पढ़ा हमने ये क्रोटन। क्रोटन कैसा पौधा होता है, यह
संकेतात्मक पौधा होता है, यानी कि संकेत देता है कि इस फसल में पानी की कमी है, ये वाला। देन उसके बाद हमने यूकेलिप्टस पढ़ा। यूकेलिप्टस के बारे में पढ़ा, यह जंगल का आतंकवादी होता है जो कि सबसे ज्यादा पानी ग्रहण करता है। उसके बाद हमने सब्जियों के बारे में पढ़ा, बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है। आलू, मिर्च, चाइजी कौन कहाँ से आए जी? 7 समुंदर पार से, दुनिया के बाजार से, व्यापार से, उपहार से, जंग लड़ाई मार से, हर रास्ते से आए जी आलू, मिर्च, चाइजी। ये सब हमने पढ़ा, ठीक है। और दक्षिण अमेरिकी मिर्ची रानी, मसालों की है पटरानी, मूंगफली, आलू, अमरूद, धूम मचाते करते उछल कूद, 7 टमाटर लाए जी आलू, मिर्च, चाय जी। भिंडी है अफ्रीका की भूरी भूरी कॉफी भी, ठीक है। भिंडी है अफ्रीका की भूरी भिंडी कॉफी भी, यानी कि ये भिंडी है और कॉफी है, ये कहाँ से आए थे? अफ्रीका से आए थे आपके, ठीक है। नक्शे में यूरोप किधर, वहीं से आए मटर, चाय असम की बाई जी, असम में है चाय, ठीक है। आलू, मिर्च, चाय जी। चली चीन से सोयाबीन, पहुंची अमेरिका बजाती बीन, घूम घाम लौटी अपने देश, उसमें कई गुण विशेष, ठीक है। यानी कि जो कॉफी है वो कहाँ से आई है? अमेरिका से आई है, सॉरी चीन से आई थी। एक मिनट, जो आपकी सोयाबीन है वो कहाँ से? चीन से आई थी। और आपकी कहाँ पर पहुंची? अमेरिका पहुंची। देन हमारे भारत, इंडिया आई। उसके बाद है रोज, हाँ जी, बैंगन, मूली, सेम, करेला, आम, संतरा, बेर, केला, पालक, परवल, टिंडा, मेथी, भाई 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 बहन है, ये सब देशी। भारत की पैदाइश जी, कौन कहाँ से आए जी? आलू, मिर्च, चाय जी। तो आपको ये वाली जो ली है मैंने, ठीक है, कौन कहाँ से आया था, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, पेपर में अक्सर। उसके बाद मैंने जड़ों के बारे में पढ़ाया, पौधों के भागों के बारे में पढ़ाया कि जड़ कौन सी है, तना कौन सी है, पत्ती, बीज, फूल, फल, ये सब पढ़ाई आपको मैंने। उसके बाद जो पादपों में पारिस्थितिक जो अनुकूलन है वो कैसे कैसे होता है। जलोद्भिद पौधे जो जल में उगते हैं, ठीक है। समुद्रविद पौधे जैसे कि जहाँ पे हमारी फसलें उगती है, जैसे गेहूँ हुआ, ठीक है, नीम हुआ, वन हुए, बगीचे हुए, ये सारे समुद्रविद होते हैं जो नॉर्मल स्थान पर उगाते हैं। मरुद्भिद जैसे कि जहाँ पे पानी की कमी होती है वहाँ पे मरुद्भिद पौधे उगते हैं, जैसे कि आपका नागफनी हुई, खीजड़ी हुई, खजूर हुआ, ठीक है। देन उसके बाद पढ़ा था हमने लवणोद्भिद। लवणोद्भिद का मतलब होता है जहाँ पे वन होता है, जहाँ पे सॉरी वन नहीं, जहाँ पे समुद्र होता है वहाँ पे मरुद्भिद पौधे उगते हैं, जहाँ का पानी खारा होता है, ठीक है। ये वाला, ये केरल में पाए जाते हैं अक्सर, सुंदरवन डेल्टा के पास पाए जाते हैं आपके लवणोद्भिद मैंग्रोव वन, ठीक है। ओके, उसके बाद हमने झूम खेती के बारे में पढ़ा। झूम खेती कैसे कैसे होती है, मिजोरम में होती है, इसको लॉटरी वाली खेती भी कहते हैं, ठीक है। देन उसके बाद हमने पढ़ा, ठीक है, झूम खेती का तरीका बिल्कुल अलग होता है। ऐसी फसल होती है ये कि जिसको खेत को जोता नहीं जाता, उसको वनों को जला दिया जाता है, वहीं के वहीं जंगलों को वहीं पर लेटाएंगे, नीचे की तरफ जला देंगे। मिट्टी को जोता नहीं जाता, थोड़ा सा हिला के ही क्या करते हैं उसमें जो मतलब उसमें बीज छिड़ देते हैं, ठीक है। ओके, उसके बाद स्थानांतरित खेती भी कहते हैं इसको, ठीक है। जनजातीय कृषि भी कह सकते हैं, जंगल में रह रहे हैं, उनका जंगल के ऊपर अधिकार है। उसके बाद में हमने मटर के प्रयोग के बारे में पढ़ा कि हाँ जी, मटर की खोज किसने की थी? मेंडल साहब ने की थी। उसके बाद हमने साग पढ़ा कि कौन से साग होते हैं, ठीक है। पालक, सरसों, मटर, टमाटर, गेंदा, प्याज आदि साग होते हैं आपकी। झाड़ियों के बारे में पढ़ा, मेहंदी, गुलाब, गुड़हल, नींबू, तुलसी, ठीक है। यानी कि वृक्षों के बारे में पढ़ा, ठीक है। विस्तृत लताओं के बारे में पढ़ा, ठीक है। ओके, उसके बाद पत्ते के बारे में पढ़ा कि हाँ जी, जो पत्ता जहाँ से जुड़ा होता है उसे क्या कहते हैं? पर्णवृंत कहते हैं, ऐसे ऐसे। पत्तियों के कार्य पढ़े, प्रकाश संश्लेषण वर्क करना होता है इसका, ठीक है। जड़ों का कार्य पढ़ा, सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है जड़ों का वर्क, अक्सर पेपर में पूछ लिया जाता है, आप ये वाला बहुत अच्छे पढ़ेंगे। जड़ों का वर्क क्या क्या होता है, जड़ कैसी होती है? मूसला जड़ें होती है, यानी कि जो जड़ लंबी जाती है उसको मूसला जड़ कहते हैं, जो जड़ ऊपर ही रह जाती है झकड़ा जड़, उसको झगड़ा, ठीक है। द्विबीजपत्री, एक बीजपत्री के बारे में समझा, यानी कि जिस बीज को हम तोड़ के देखें उसको 2 हिस्से हो जाए उसको द्विबीजपत्री कहते हैं, जिसके 2 हिस्से ना हो उसको एक बीजपत्री कहते हैं। यानी कि एक सरल भाषा में हम समझ सकते हैं इसको, हम हर चीज़ के बारे में समझ सकते हैं अगर प्रैक्टिकल करके समझा जाए। हमारे घर दाल होती है बहुत सारी, दालों को लो, उनको 2 हिस्से में तोड़ सकते हैं, जिसको 2 हिस्से में तोड़ सकते हैं बीजपत्री, जैसे कि चना हुआ, चना क्या है? द्विबीजपत्री है आपका, ये वाला। फिर उसके बाद हमने इसके बारे में पढ़ा, इसके पुष्पों के बारे में, कौन सा वर्तिकाग्र होता है, कौन सा। ओके, कृषि फसल के बारे में हम कल पढ़ेंगे, पराग तक हमने पढ़ लिया है। कृषि के बारे में हम
कल पढ़ेंगे। आई होप आपको हमारी क्लास पसंद आई हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें सभी दोस्तों के पास अपनी, ठीक है, और बेल आइकन को प्रेस कर लें। रोज़ हमारी 10 बजे क्लास होती है, 10 AM पर रोज़ क्लास चलती है आपकी, किसकी, EVS की, ठीक है, मैराथन चल रही है EVS की, और CDP आपकी कंप्लीट हो चुकी है। उसमें 2-4 टॉपिक जो अभी CTET ने जोड़े हैं, ठीक है, तो उनको मैं अलग से करा दूंगी एक और मैराथन में CDP को, देन आपकी कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद हम हिंदी करेंगे, ठीक है, हिंदी करेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई YouTube चैनल।